हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स अड्डा। टीचर्स अड्डा चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपके सामने फर्स्ट ईयर की, जो बीएड आपका फर्स्ट ईयर है उसमें पेडागोजी कोर्स जो आता है आपका E201, ये सबके लिए कंपलसरी है। यानी हिंदी जो है शिक्षण, हिंदी शिक्षण यानी कि पेडागोजी ऑफ हिंदी, ये आपके फर्स्ट ईयर के पेपर में 100% आएगा। ये आपका सिलेबस में है। E201 ये आपका कोड है। ये फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में पेडागोजी कोर्स में हिंदी शिक्षण अनिवार्य रूप से आता है, तो इसको आप ज़रूर पढ़ें। और आपके लिए हम डेली वीडियोज़ लाएंगे तो आपके लिए आसानी होगी। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इस चीज़ को जो है कम समय में अपनी तैयारी कर पाएँ। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं। पहले आपसे क्या पूछा जाएगा, इसमें पूछा जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाठ्यक्रम क्या क्या होता है इसमें। पाठ्यक्रम की बात करें तो सबसे पहले भाषा का स्वरूप क्या होगा, प्रकृति एवं हिंदी भाषा क्या है संबंधित है। तो भाषा का अर्थ, प्रकृति में भाषा, अधिगम के सिद्धांत के बारे में हमको पढ़ना है। मातृभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का महत्व आपको पढ़ना है। मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और विदेशी भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण पढ़ना है और हिंदी शिक्षण के सामान्य उद्देश्य पढ़ना है। तो इन्हीं आपके पाठ्यक्रमों पर आधारित, इन्हीं सिलेबस के आधार पर जो है हम आपको ये प्रश्न के माध्यम से आपको चीज़ें क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे, आपसे खंड अ में पूछा जाएगा कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको आंसर देने हैं। तो सबसे पहले आपका प्रश्न है कि भाषा के विविध रूपों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। यानी कि भाषा के विभिन्न रूप क्या थे उसके बारे में आप बताइए। तो सबसे पहले इसी के बारे में हम जानते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि भाषा के विविध रूप क्या क्या हो सकते हैं। तो भाषाओं की संख्या तो अनेकों है। संसार में कितनी भाषाएं हैं इसका अनुमान लगाना भी संभव नहीं है। भारत जैसे विशाल देश में भाषाओं की विविधता अधिक है। इस दृष्टि से भारत विविधता का राष्ट्र है और यह भारत की विशेषता है कि यहाँ विविधता में भी एकता है। यूरोप जैसे महाद्वीपों में भाषाओं के आधार पर ही राष्ट्र बने हैं। यूरोप महाद्वीप के प्रत्येक देश की अपनी भाषा है, अर्थात यूरोप का विभाजन भाषाओं के आधार पर हुआ है। भारत में भाषाएं क्षेत्रीय तथा प्रादेशिक हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि बंगाल में जाएंगे तो बंगला बोला जाएगा प्रदेश, ठीक है, और पंजाबी जो है पंजाब में बोला जाता है, राजस्थानी राजस्थान में बोला जाता है। इस तरीके से अनेकों हैं। तो यूरोप में भाषाओं का राष्ट्रीय स्तर क्या है, जैसे फ्रेंच है, फ्रांस है, फ्रांस देश में बोला जाता है। जर्मनी में जर्मनी बोला जाता है, जर्मनी देश में जो है जर्मन भाषा बोला जाता है। पोलिश भाषा जो है पोलैंड देश में बोला जाता है। इस तरीके से अलग अलग देशों का जो है निर्धारण हुआ। यानी कि भाषाओं की शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्वानों ने भाषा का विभाजन 5 वर्गों में किया है। टोटल कितने वर्गों में किया है तो आप जानते हैं भाषा का विभाजन, ये तो आप बिल्कुल आसानी भाषा में जानते हैं कि एक तो आपका प्राचीन भाषा हो जाएगा, संस्कृत भाषा हो जाएगा, मातृभाषा में भी होता है, राष्ट्रभाषा तथा अंतर्राष्ट्रीय भाषा। इनका संक्षिप्त विवरण आपको यहाँ पर मिलेगा। तो सबसे पहले बात करें कि प्राचीन भाषा क्या थी। तो प्राचीन भाषा की हम बात करें तो प्राचीन भाषा में इसके अंतर्गत उन भाषाओं को सम्मिलित किया गया जो प्राचीन भारत में प्रयुक्त की जाती थी, परंतु आधुनिक समय में इनका उपयोग नहीं होता था। प्राचीन प्रमुख भाषाएं जो थी, सबसे पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि अवहट थी। बौद्ध ग्रंथों की रचना में पाली में की गई है और समय परिवर्तन, जैसे जैसे समय बदलता गया, ऐतिहासिक घटनाएं, क्रांतियों के परिणाम स्वरूप इन भाषाओं का उपयोग प्रायः जो है समाप्त होता गया। संस्कृत भाषा की बात करें हम तो संस्कृत भाषा में आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि संस्कृत भाषा की सांस्कृतिक भाषा है और यह भाषा ही नहीं अपितु भाषाओं की जननी भी है। यानी यहीं से भाषाओं की जो है जन्म हुआ है। शिक्षा की दृष्टि से संस्कृत भाषा का विशेष जो है महत्व माना जाता है। तो इसमें हम बात करें, संस्कृत प्राचीन भारतीय साहित्य की भाषा है। वेद, उपनिषद, महाकाव्य मूल रूप से संस्कृत भाषा में ही लिखा जाता है। संस्कृत सभी भारतीय भाषाओं की जननी है और दक्षिण की भाषाओं तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और तमिल पर भी इसका अधिक प्रभाव है। संस्कृत भाषा का सीधा संबंध उत्तर की भारतीय भाषाओं तथा आर्य कुल से है। भारतीय जीवन में धार्मिक, सामाजिक विधि विधानों और संस्कारों की भी भाषा संस्कृति है। आज भी सभी प्रकार के अनुष्ठान तथा संस्कार संस्कृत में ही किए जाते हैं। यद्यपि संस्कृत बोलचाल की भाषा भले भी न हो, लेकिन जितने भी आपके शादी समारोह, जितने भी पूजा पाठ होते हैं, सभी संस्कृत भाषा में ही होते हैं। भाषा की सभ्यता और समृद्धशीलता की दृष्टि से संस्कृत भाषा का अद्वितीय स्थान है। इसमें साहित्य, शब्द भंडार, व्याकरण और अभिव्यंजन की क्षमता की शक्ति अपार है और भारतीय भाषाओं के साहित्य और शब्द भंडार व व्याकरण संस्कृत भाषा की ही देन है। नेक्स्ट है आपके सामने कि संस्कृत भाषा का ज्ञान अर्जित करने से अन्य भारतीय भाषाओं के अध्ययन तथा विश्लेषण में भी सहायता आपको मिलती है। तो ये आपके हो गया संस्कृत भाषा के बारे में।
ठीक है। और भी 2-3 पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं कि प्राचीन भारतीय संस्कृत का शुद्ध ज्ञान संस्कृत भाषा के साहित्य से प्राप्त होता है। उत्तर दक्षिण को मिलाने वाली भाषा संस्कृत ही है और संस्कृत भाषा विविधता में एकता लाती है। प्राचीन भाषाओं पर भी संस्कृत का प्रभाव रहा है। भारत को एकता के सूत्र में बांधने की अपूर्व शक्ति संस्कृत भाषा एवं साहित्य में है। यूरोप में ग्रीक तथा लैटिन का जो स्थान है वही भारत में संस्कृत भाषा का है। अब बात करें हम 3rd नंबर की, तो आपके सामने मातृभाषा हमने बताया था। मातृभाषा क्या है? तो माता पिता से सीखी हुई भाषा ही मातृभाषा होती है और बालक माता पिता से स्थानीय या क्षेत्रीय बोली ही सीखता है, जिसका लिखने में प्रयोग नहीं होता। लिखने की भाषा परिष्कृत होती है। इसी परिष्कृत भाषा के माध्यम से सभी कार्य होते हैं तथा विद्यालयों में शिक्षण भी इसी भाषा के माध्यम से किया जाता है। साहित्य का सृजन भी इसी भाषा में होता है और किसी विशिष्ट प्रदेश या क्षेत्र में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा को प्रादेशिक भाषा कहते हैं। उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की मातृभाषा क्या है? हिंदी है और हिंदी भाषा के अंतर्गत अनेक बोलियां सम्मिलित है। बालकों को शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से दी जानी चाहिए, क्योंकि मातृभाषा द्वारा तथा तथ्यों एवं प्रत्ययों को बोधगम्य करना सरल होता है, यानी समझाना बिल्कुल सरल होता है। उच्च शिक्षा का माध्यम भी मातृभाषा होनी चाहिए, क्योंकि मातृभाषा द्वारा भावों की अभिव्यक्ति करना सहज एवं स्वाभाविक होगा। ठीक है, आप सुने होंगे कि ये जो बीटेक में हिंदी मीडियम भी चलेगा, तो इस तरीके से इंजीनियरिंग कॉलेज में भी हिंदी मीडियम इसी के माध्यम से चल रहा है। ठीक है, यानी कि मातृभाषा के वजह से। अब बात करें हम राष्ट्रभाषा की, तो राष्ट्रभाषा के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं कि राष्ट्रभाषा क्या है। तो मातृभाषा के बाद आपका राष्ट्रभाषा का प्रमुख स्थान है। प्रत्येक राष्ट्र की एक भाषा होती है जिसका संविधान में उल्लेख किया जाता है, और जिस भाषा का देश की अधिकांश जनता बोलती है उसे और समझ लेती है, उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का गौरवपूर्ण स्थान प्रदान किया गया, परंतु प्रादेशिक संकीर्णता के कारण यह संभव नहीं हो सका। दुर्भाग्य यह है कि विदेशी भाषा अंग्रेजी को अपनाने में संकोच नहीं है, परंतु हिंदी को अपनाने में आपत्ति रही है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में, जैसे आप साउथ में चले जाएंगे तो उधर तेलुगु, कन्नड़ इस तरीके की भाषा बोली जाती है। नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो आपको असमिया, मेघालय, ठीक है ना, इस तरीके से जो है अलग अलग बोलियां है, बंगाली है। जबकि हिंदी में राष्ट्रभाषा के सभी गुण समाहित है और हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसकी अधिकांश भारत की जनता बोलती है तथा समझती है। विविध भारती के संगीतों तथा सभी प्रदेशों के निवासी आनंद लेते हैं और इसी प्रकार दूरदर्शन के कार्यक्रम सभी लोग देखते तथा सुनते भी हैं। राष्ट्रभाषा को राज्यभाषा भी कहते हैं। राष्ट्र निर्माण और भावात्मक एकता में राष्ट्रभाषा की अहम भूमिका होती है। और नीचे जो है राष्ट्रभाषा की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है। तो क्या उसकी आवश्यकता थी, इसके बारे में हम देखते हैं। तो पहला पॉइंट है आपके सामने कि देशवासियों पर परस्पर संपर्क तथा विचारों का आदान प्रदान एक राष्ट्रभाषा के माध्यम से ही होता है। सेकेंड नंबर है कि राष्ट्रभाषा देश के गौरव और सम्मान का भी प्रतीक होती है। इसके अभावहीन भावना का परिचायक माना जाता है और राष्ट्रीय एकता और भावात्मक एकता का विकास एक राष्ट्रभाषा की शिक्षा द्वारा संभव होता है। फोर्थ नंबर है कि भारत जैसे विशाल देश में भाषाओं की विविधता का होना स्वाभाविक है और सभी भाषाओं का आदर, सम्मान तथा विकास किया जाना चाहिए, परंतु राष्ट्रभाषा अपने देश की भाषा होनी चाहिए और विदेशी भाषा को राष्ट्रीय स्थान देना एक दास्ता का प्रतीक है। नेक्स्ट की बात करें हम, आपके सामने अब एक लास्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा या विश्व की भाषा क्या थी। तो आज वैज्ञानिक विकास तथा तकनीकी के विकास ने विश्व के राष्ट्रों को एक दूसरे के अधिक समीप ला दिया है और कोई भी राष्ट्र अकेला रहकर जीवित नहीं रह सकता। एक राष्ट्र की गतिविधियां अन्य राष्ट्रों को प्रभावित करती है, इसलिए विश्व के राष्ट्रों से संपर्क तथा विचारों का आदान प्रदान करना आवश्यक हो गया है। इसके लिए भी ऐसी भाषा की आवश्यकता होती है जिससे विश्व के राष्ट्र आपस में विचारों और नीतियों का आदान प्रदान कर सके। मतलब सीधे सीधे कहने का अर्थ ये है कि आपकी जो भी भाषा होगी हम भी समझ सके और नेक्स्ट जो अगला देश से हम बात करें वो भी समझ सके। इसके वजह से जिन भाषा के माध्यम से एक देश दूसरे देश से अपने विचारों का आदान प्रदान करने में सक्षम हो उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। और विश्व के राष्ट्र आपस में जिस भाषा द्वारा संपर्क तथा विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे विश्व की भाषा कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ UN ही अंतर्राष्ट्रीय संघ है। उसमें विश्व के अधिकांश राष्ट्र मानवीय समस्याओं पर विचार विमर्श करते हैं और समाधान ढूंढते हैं जिससे विश्व में शांति रह सके। इसके लिए विश्व भाषा का प्रयोग किया जाता है और अंग्रेजी
ने विश्व भाषा का गौरव पाया है। अंग्रेजी को विश्व की खिड़की कहा जाता है, जिसके माध्यम से विश्व राष्ट्रों के साथ विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा के माध्यम से वैज्ञानिक विकास एवं आविष्कारों के संबंध में ज्ञान प्राप्त किया जाता है और विकसित राष्ट्रों के ज्ञान विज्ञान का लाभ विकासशील राष्ट्र उठाते हैं और अंग्रेजी भाषा को युगों से यह महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाओं में स्थान दिलाया और केंद्रीय हिंदी संस्थान राष्ट्रीय स्तर तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयासरत है, जिससे भारत में अहिंदी प्रदेश के निवासी हिंदी को सीखे विश्व के राष्ट्रों में। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आसानी से आप सीख चुके हैं इस चीज़ को। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हिंदी शिक्षण यानी पेडागोजी ऑफ हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन था आपके सामने। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन के लिए आप ज़रूर इस चैनल से जुड़े और इस चैनल से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जो भी अपने दोस्त घर पे बैठ के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब कॉलेज नहीं जाते, उनके लिए बहुत बेस्ट तरीका है। आने वाले समय में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे हम। एग्ज़ाम से पहले आपको पीडीएफ दे दी जाएगी, ताकि जो है आप बिना सीरीज़ खरीदे हुए आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं और अच्छा स्कोर भी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।